नमस्कार दोस्तों, लर्निंग क्लासेस के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के NCERT लेसन नंबर 1 के 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इससे पहले जो दो क्वेश्चन थे वो मैं करवा चुका हूं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज बात करेंगे इसका पहला भाग जो है 12, 15 और 21, दूसरा है 17, 23 और 29 और तीसरा है 8, 9 और 25। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त करेंगे और इसका HCF और LCM हम ज्ञात करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, जो तीसरे का पहला क्वेश्चन है वो है 12, 15 और 21। इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले 12 को हल करेंगे। ये हो जाएगा 6 दूना 12, 3 दूना 6, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 वाला 5 तिया 15, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 3 इंटू 5, ये 21, ये हो जाएगा 7 तिया 21 और 7 एकम 7, 3 इंटू 7। आप देख रहे होंगे कि इसमें 3, इसका ये 3 और इसका ये 3, ये हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF हो जाएगा 3, जो फैक्टर हो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जितने भी ये फैक्टर आए, हमने जो ये फैक्टर किए वे सभी अभाज्य अंक हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे 2 भी अभाज्य संख्या, 3, 5, 7, ये सभी क्या है, अभाज्य अंक हैं। इसके बाद हमारे पास जो HCF आया हमारा निकल के, वो इनमें से जो तीनों में कॉमन है वो हमारा HCF हो जाएगा। और जो हमारा LCM होगा वो किस प्रकार से, अब हमारा जो HCF होगा वो 3 है और LCM हमारा, इसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि 3 को हम लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2, फिर ये 2, फिर ये 5 और फिर ये 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंजे 60 और 60 सता 7 छक 42, 420। तो ये 420 इसका क्या हो जाएगा, LCM आ जाएगा, ठीक है। इस सवाल में हमें ये नहीं पूछा है, क्योंकि इससे पहला जो हमारा सवाल था उसमें ये भी पूछा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। इसमें हमें सिर्फ ये बताना है कि HCF और LCM क्या होगा। तो ये पहला जो क्वेश्चन था तीसरे का, तो इसका उत्तर आपके सामने है। जो HCF आया है वो आपका 3 आया है और जो LCM आया है वो आपका 420 आया है। अब इसके बाद तीसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 17, 23 और 29। इसका हमें HCF और LCM निकालना है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि 17 का सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। तो 17 का फैक्टर 17 एक ही बार होगा। फिर 23 का है जो 23 का भी एक ही बार होगा, क्योंकि ये किसी और अन्य संख्याओं से नहीं कटती हैं। फिर 29 है, 29 का भी हमारे पास एक ही बार फैक्टर होगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि यहाँ पे हम इसका इस प्रकार से, जैसे 17 गुणा 1, 23 गुणा 1 और 29 गुणा 1, इस प्रकार से भी इसको हम लिख सकते हैं। ध्यान रहे हम इसको इस प्रकार से ही हल क्यों न करें, वह ये रीजन है क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य और न ही अभाज्य होती है, इसलिए हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते, ठीक है। अब हमारे पास ये सवाल बनता है
कि इसमें HCF होगा क्या। हमारे पास जिसका जो एक ही बार डिवाइड हो, जिसका कोई और अन्य फैक्टर ना हो, उसमें हमेशा याद रखना उसका HCF हमेशा 1 होता है। और अब हम LCM निकालते हैं, तो LCM हमारे पास यही होगा 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इसका गुणा करके देखते हैं। इन दोनों का गुणा करके हमारे पास आ रहा है 391। अब 391 में हम 391 में हम 29 का गुणा करेंगे। इसका गुणा करके आ रहा है 11,339। 11,339। तो इसको अब इसका जो हमारे पास LCM आया 11,339। इसको तुम स्वयं भी कर सकते हैं। 17 का गुणा 23 में करना है और 23 का गुणा किस में करना है, 29 में। तो हमारे पास जो प्राप्त संख्या हो रही है वो है 11,339। तो ये दूसरे का हमारे पास LCM आ जाएगा और HCF उसका 1 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो ये फैक्टर है वो किसी अन्य अंकों से डिवाइड नहीं हो रहे हैं बराबर। तो इसलिए हमारे पास जहां पे हमें यह दिखाई दे कि ये किसी इसका फैक्टर कुछ और नहीं है, तो वहां पे हमारा HCF 1 होता है। अब हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है, उसका तीसरा जो प्रश्न है वो देखते हैं। उसमें है हमारे पास सबसे पहले 8, फिर 9 और 25। 8 का फैक्टर करते हैं। 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे 9 का है, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3। ये हो जाएगा 3 इंटू 3। यहाँ पे 25 का है। 25 का 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो ये हो जाएगा 5 गुणा गया 5। अब इसमें देखिए, इसमें भी आपको कॉमन कोई भी अंक नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसलिए हमारे पास जब हमारे पास कॉमन कोई अंक नहीं होता है, तो हम ऐसा यहाँ पे सीधे एक इसका क्या मानते हैं, HCF मानते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से एक संख्या ले ली, यहाँ से एक, यहाँ से एक, वहां पे हमारा HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो LCM आएगा वो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो ये यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 और 3 तिया 9 और ये 5 पंजे 25। तो इन सब का गुणा करके हमारे पास प्राप्त हो रहा है, जो संख्या हो रही है वो है हमारे पास 1800। ठीक है, 1800 हमारे इस सवाल का क्या आ गया, LCM आ गया। और जो हमारे पास HCF है वो हमारे पास 1 है। तो ये तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब हमारे पास देखिए दोस्तों, जो चौथा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि HCF और जो जिसका HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। इसको अब हमने हल करना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये हल होता है। हमारे पास दे रखा है, जो हमारे पास संख्याएं दे रखी वो है HCF। HCF दे रखा है हमारे पास 306 657। 306 और 657 बराबर 9। और कह रखा है हमें कि ज्ञात करना है हमें LCM। LCM है 306 और 657। इसका हमने क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जब ये संख्याएं इस प्रकार से दे रखी हैं, इसमें हमें पता होगा कि हमारे पास HCF जो दे रखा है और LCM हमने क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। जो यहाँ पे हमारे पास दी हुई संख्या है, जो HCF है, वो 306 गुणा 657 बराबर हमारे पास जो यहाँ पे इसका मान दे रखा है HCF इंटू LCM। हमने इससे पहले जो दूसरा क्वेश्चन था उसको भी देखा था, उसमें आपको पता होगा
कि दो संख्याओं का गुणनखंड था जो HCF इंटू LCM, तो वही हमारे पास यहाँ पे वो कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि 306 गुणा 5 657 बराबर जो हमारे पास HCF इंटू LCM होगा, क्योंकि LCM तो हमने क्या करना है, इसका निकालना है। ये इन दो संख्याओं का गुणनफल है और ये हमारे पास क्या है, HCF दे रखा है और LCM हमने क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम इसको इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर LCM। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कट रहा है, 9 से ये संख्या कट रही, ठीक है ना। 9 तिया होता है कितना, 27। यहाँ का 3 बचा, वो 3 इसके साथ यहाँ पे आ गए, ये 36 हुआ, 9 चौको 36। अब हमारे पास संख्या बच गई क्या, 34 गुणा 657। हम अब इसका गुणा करेंगे 657 में 34 का गुणा। चलिए करते हैं, 657 गुणा 34, 4 सता 28 का 8 हासिल, हमारे पास 2 बचा, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2, फिर 2 हमारे पास बैलेंस बचा, 4 छक्का 24, 25 26, 26 यहाँ पे लिख लेंगे, इसके नीचे यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। 3 सता 21 का 1 हासिली 2, 3 पंजे 15, 16 17, 17 का 7 हासिली 1, 3 छक्का 18 1 19। ठीक है, 8 का 8, 2 1 3, 7 6 13 का 3 हासिली 1, 9 2 11 1, 12 का 2 हासिली 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इस प्रकार से 22,338 हमारे पास इस समय यहाँ पे इसका गुणा करके आया है। तो यही हमारे पास जो ये 22,000 जो ये हमारे पास 22,338 आया है, यही इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें हमें बताया गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हम इसको सिद्ध करेंगे या जांच करेंगे हम कि क्या कोई प्राकृत संख्या होगी वो क्या होगी कि 6 की घात जो n है वो क्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये हमने बताना है कि जो संख्या हमारे पास n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। हमें जांच यह करनी है कि जो n है वो हम मान बताना है कि जिनको n की जगह पर रख कर प्राप्त अंक के पीछे क्या शून्य प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार से हमारे पास यदि हम 6 की पावर 1 करें तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। यदि 2 करें तो वो 6 छक्का 36, हाँ। यदि 3 करें तो ये हो जाए 6 छक्का 36 छक्का 216। और यदि हम 4 करें तो ये हो रहा है हमारे पास क्या, 1296। यदि 5 करें तो वो क्या होगा, यदि 6 करें तो वो भी आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे हम आगे इसको क्या करेंगे, हल करते जाएंगे। हमने यह बताना है कि जो ये संख्याएं आ रही हैं, ठीक है, क्या कोई ऐसी संख्या है जिस अंक के पीछे शून्य लगा हो। वही हमने क्या करना है, जांच करनी है कि क्या इसको हल करने के बाद यदि 6 की पावर हम 1 या 2 या 3 4 5 6 7 8 या हम इसकी पावर को रखते जाएं तो यदि हमारे पास ऐसी संख्या क्या बच सकती है कि जो जिसके अंत में हमें क्या प्राप्त हो, ये शून्य प्राप्त हो। तो इसी बात की हमें क्या करनी है, जांच करनी है। जैसे अब हल करते हैं, जैसे 10 है हमारे पास, क्या है 10 है, इसको हल करूंगा तो 2 गुणा 5 आएगा। क्या आएगा, 2 गुणा 5। ऐसे ही अगर मैं 100 को हल करूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 2 दूना 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं
कि 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 एक ही बात है, ठीक है ना। यदि हम यहाँ पे 1000 का करते हैं, ठीक है ना, यदि हम 1000 को हल करते हैं तो इस प्रकार से 2 गुणा 2 गुणा 2 होगा कि 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। यदि कोई अन्य अंक है जैसे 40 है तो 40 को हम हल करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 3 इंटू 5, ठीक है। जिनके पीछे जीरो हो, अगर मैं उनको हल कर रहा हूं, ठीक है, तो उनका जो अभाज्य गुणनखंड है तो वो हमेशा क्या आ रहा है, या तो 2 आ रहा है या तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ पे भी देख रहे होंगे 10 का अगर मैंने इसका गुणनखंड किया, इसका फैक्टर निकाला, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि या तो 2 आए या तो 5 आए। 100 का देखिए यहाँ पे भी 2 आ रहे हैं या तो 5 आ रहे हैं, ठीक है ना। 1000 का देखिए यदि 2 आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। 40 का देखो 2 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें यह सिद्ध होता है कि किसी भी संख्या के पीछे से 0 तभी आएगा जब अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 आए, ठीक है ना। किसी भी संख्या के पीछे से 0 तभी आएगा जब अभाज्य संख्या, जो अभाज्य गुणनखंड हमारे पास होगा वो क्या आएगा, यदि या तो 2 आएगा या तो क्या आएगा, 5 आएगा। ये इतना समझ में आ चुका होगा आपके, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इनके पीछे से लगातार सब संख्याओं के पीछे जितने भी 6 से हमने यहाँ पे गुणनखंड किया इसका, तो इन सब के पीछे से क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से यदि हम 6n जो यहाँ पे दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है ना, इसको हम हल करते हैं तो यदि हम इसके फैक्टर करते हैं तो वो इस प्रकार से हो जाएंगे 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर n इक्वल टू 2n इंटू 3n, ठीक है ना। तो इससे सिद्ध यह होता है कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में क्या हो जाता है, 2 और 5 आता है। यदि 6n के अभाज्य गुणनखंडों में खंडों में 5 नहीं है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप क्या है, यहाँ पे या तो 2 है या तो 3 है। यदि यहाँ पे 5 आ जाता तो ये श्योर था कि इससे जो भी ये हमें जो ये अंक प्राप्त होता तो हमें क्या हो जाता, 0 प्राप्त हो जाता, ये 0 प्राप्त हो जाता। लेकिन 6n के अभाज्य गुणनखंडों के जो गुणनखंडों में 5 नहीं है, ठीक है ना, 5 नहीं है, अतः n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिससे 0 पर समाप्त किया जाए या समाप्त हो। तो यही हमारे पास क्या हो गया, यही हमने क्या कर दी, जांच कर दी, ठीक है ना। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसको हम देखेंगे कि क्यों ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। जो ये 6वां क्वेश्चन है इसमें देख रहे होंगे आप कि हमारे पास जो यहाँ पे ये कॉमन है, तो ये हमारे पास 13 है, कॉमन हमने 13 ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद बचा मेरे पास क्या, 7 गुणा 11, ठीक है, प्लस 1। प्लस 1 क्यों लिखा, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर 13 लिखूंगा तो हमारे पास जो पहले ही हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया 13 को, ठीक है। तो 13 का गुणा 1 के साथ करेंगे 13 ही आएगा। तो अब इसको हल करेंगे, 13
और दूसरा हो जाएगा ये हल क्या, 11 7 77 और 1 78, ठीक है। और एक हमारे पास यहाँ पे देख रहे होंगे तुम 13 आया और दूसरा हमारे पास कितना आया, 78 आया, ठीक है ना। जो ये हमारे पास ये यहाँ पे ये संख्याएं दे रखी हैं, ये नंबर जो दे रखे हैं, वह एक तो 13 के टेबल में आता हो और दूसरा किसके, खुद 78 से ये क्या हो जाए, इसका फैक्टर हो जाए। तो हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं कि 13, 78 और 1, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, ये भाज्य संख्याएं इस प्रकार से। अगर हम इसका पूरा इसको जोड़ करके अगर कोई संख्या बनती है तो हमें ज्ञात होगा कि वो या तो 13 से पूर्णतः विभाजित होगी या तो 78 से वो पूर्णतः विभाजित होगी। अब हमारे पास जो दूसरा है उसको देखते हैं। जो इसी सवाल का जो दूसरा पार्ट दे रखा है उसको देखते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे 5 और ये 5 दोनों क्या हो गया, हमारे पास कॉमन आ गया, ठीक है ना। हमने 5 को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, ठीक है। अब बचा हमारे पास 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। अब इसमें देखिए 5 को हमने कॉमन ले लिया और इसका गुणा करके जो 7 छक्का 42 और इस 42 का 4 के साथ गुणा करेंगे, उसके बाद इस 3 के साथ गुणा करेंगे। आप इस सबको क्या कर दीजिए, गुणा करके देख लीजिए और ये आ रहा है 1008। और इसमें मैं क्या कर दूंगा, जो हमारे पास जो अंत में जो ये 5 है उसको गुणा करेंगे किससे, यहाँ पे 1 ही आएगा, क्योंकि अगर 5 को गुणा 1 के साथ होगा तो ये 5 ही आएगा। यदि मैं यहाँ पे 5 लिखता हूं तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 और दूसरा हो जाए 1009। तो हमारे पास देखिए एक आया हमारे पास 5, दूसरा आया 1009 और तीसरा आया हमारे पास 1। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो ये अंक, जो जितना ये पूरा ये अंक इसको अगर हम गुणा और जोड़ करके जो संख्या हमारे पास प्राप्त होगी वो या तो 5 से या तो 1009 से फैक्टर होगी, ठीक है ना। तो हम बता सकते हैं कि इस जो ये संख्याएं हैं इनका क्या हो गया, 1 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों जो इस प्रश्नावली का जो अंतिम क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम इसको हल करते हैं, देखते हैं कितने मिनट के बाद, हमें बोला गया है कि कितने मिनट के बाद वो पुनः उसी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ मतलब एक इस प्रकार गोलाकार है, ठीक है ना। इस प्रकार का क्या है, एक मैदान है। ये बोल रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, जो सोनिया नाम की लड़की है, सोनिया को क्या लगता है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, इसको लगता है 18 मिनट, ठीक है ना। यहां से ये स्टार्ट करती है, ठीक है ना। यदि ये यहां से स्टार्ट करती है भागना, ठीक है। अब फिर आगे बोल रहा है कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। जो रवि नाम का लड़का है उसको कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। सोनिया को ज्यादा लगता है और रवि क्या करता है, थोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है। उसको केवल कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। ये दोनों जो सोनिया है और रवि है ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एक ही समय पे और एक ही दिशा में ये दोनों क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब हमने ज्ञात करना है कि जो चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः क्या करेंगे, उसी प्रारंभिक स्थिति में लौटेंगे, ठीक है ना।
जैसे सोनिया के पास था, सोनिया ने 18 मिनट में क्या किया, इस वृत्ताकार मैदान को क्या किया, एक चक्कर पूरा किया। यदि सोनिया को, अगर सोनिया इस मैदान के 2 चक्कर लगाती है तो वो कितने मिनट में करेगी, 36 मिनट में। यदि 3 लगाती है तो कितने मिनट में, 54 मिनट में। ऐसे ही रवि का जो 12 मिनट में एक चक्कर लगाए तो उसने 2 चक्कर लगाने होंगे तो वो 24 मिनट में करेगा। यदि वो 3 चक्कर लगाएगा इस मैदान के तो कितने मिनट में वो क्या करेगा, पूरा करेगा, वो करेगा 36 मिनट में। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें और इसमें ये क्या है, कॉमन है कितना, 36। तो ये 36 मिनट के बाद क्या करेंगे, उसी प्रारंभिक स्थिति में लौटेंगे। तो इसको हल करते हैं, किस प्रकार से ये हल होगा देखते हैं। पहले हम 18 का फैक्टर निकालेंगे। 9 दूना 18, 3 तिया 9, और ये हो जाएगा यहाँ पे 3 एकम 3, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। यदि 12 का करते हैं तो जो 6 दूना 12, 3 दूना 6, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है ना। तो इसका जो h हम निकालेंगे, इसका जो HCF नहीं निकालेंगे। इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से ये 2 और ये 3 दूना कितना होगा, 2 इंटू 3 बराबर 6। तो इस 6 को अलग रख के यहां से ये 2 गया, यहां से क्या गया, 3 गया, यहां बचा कितना, 3। ठीक है, 1 3, और यहां बचा कितना, 1 2। तो ये हो जाए 6 3 18, 18 दूना 36। तो 36 मिनट के बाद ये क्या हो जाएंगे, पुनः उसी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएंगे। ठीक है ना। जो ये 6 गुणा 3 गुणा 2 बराबर 36 मिनट। तो 36 मिनट के बाद ये दोनों पुनः उसी प्रारंभिक स्थिति में वापस लौट जाएंगे जहां से इन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दो, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपने हमारी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके उसे देख लेना। मिलते हैं एक नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।